सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वतंत्रता सेनानी संस्थापक पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि, सीएम धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी को दी श्रद्धांजलि। देहरादून में कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का संकल्प। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर साधा निशाना, चेतावनी दी, अगर खुलासा किया तो ये नेता कहीं के नहीं रहेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, कहा 2027 विधानसभा चुनाव में विकास के दम पर जीतेंगे, जबकि कांग्रेस आपस में तंज कसने और भ्रम फैलाने में व्यस्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन खबर उत्तराखंड में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल के तहत अचानक आतंकी हमला किया गया। वेटिंग रूम में यात्रियों को बंधक बनाया गया, लेकिन एटीएस ने मॉक ड्रिल के तहत एक आतंकी को गोली मारकर दूसरे को गिरफ्तार कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मॉक ड्रिल के दौरान हथियार बरामद किए गए और सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया गया। ट्रेन यात्रियों को अस्थायी रूप से प्लेटफॉर्म पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई और ट्रैफिक का डाइवर्ट किया गया। योगनगरी रेलवे स्टेशन पे जो ये विजिटर्स हॉल है, इसमें टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं। इस सूचना पे हम लोगों ने जनपद पुलिस को सूचना दी, देहरादून को। इसके अलावा जो संबंधित सभी विभाग हैं, जैसे मजिस्ट्रेट साहब को सूचना दी गई, इसके अलावा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, एम्बुलेंस को सूचना दी गई, और जितने भी हमारे और विंग्स हैं, एसडीआरएफ हैं, एटीएस हैं, मेरा खुद का हेडक्वार्टर है, हम लोग सब जीआरपी हेडक्वार्टर की बात कर रही हूँ, सब लोगों को सूचना मिली और सब लोग मौके पे त्वरित कार्रवाई के लिए पहुंचे। सारी टीमों को 5 मिनट में हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कैसे क्या ऑपरेशन करना है। इसके बाद हम लोगों ने रेस्क्यू की कार्रवाई की और जो टेररिस्ट थे वो भी उनमें से एक टेररिस्ट मारा गया और एक को अरेस्ट कर लिया गया। मॉकड्रिल की गई है, तो जैसे ही जीआरपी की तरफ से हमें सूचना प्राप्त हुई थी डीसीआर के माध्यम से कि इस तरह का एक मॉकड्रिल आज की जानी है और इसमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना प्राप्त होने पर समय से ही रिस्पांस टाइम हम मिनिमम रखते हुए यहाँ पर समय से पहुंचे और जो बाहर का जो हमारा आउटर कॉर्डन था उसको हमने कवर किया। जिनको भी रेस्क्यू करके लाया जा रहा था या फिर जो इवैक्यूएट किया जा रहा था उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था। और साथ ही जो है सभी का समन्वय स्थापित करते हुए इसमें जो टेररिस्ट अटैक की जो सूचना थी उसके संबंध में जो भी आगे की ब्रीफिंग थी वो की जा रही थी। और इसमें अभी जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कॉर्डन के साथ साथ जो हमने ट्रैफिक डाइवर्ट किया, तो इसमें सबको बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं किया जिससे कि पैनिक की स्थिति ना हो, सामान्य रूप से ही डाइवर्ट किया गया है। मौके पर कुछ यात्री थे, उनको किस प्रकार से गाइड किया कि उनको इस बात का डर न लगे कि आखिरकार हुआ क्या है, कैसे होगी? ये एक बार पहले अनाउंस करवा दिया गया था कि एक मॉक ड्रिल होगी और इसमें किसी को भी घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग सहयोग करें। तो ये सूचना फ्लैश कर दी गई थी, तो इसलिए जो यात्री थे उनके द्वारा भी सहयोग किया गया। पौड़ी गजल्ड गांव में गुलदार के हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद वन विभाग और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। प्रभावित क्षेत्र के शूटर तैनात किए गए और पिंजरे व ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश। सुरक्षा के मद्देनजर 5 से 6 दिसंबर को स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को अवकाश दिया गया और 2 घंटे में गुलदार को ढेर करने के आदेश दे दिए गए। पे हमने जो पीरियड का जो भी कॉम्पेंसेशन बनता है पीरियड के परिवार के लिए वो इनिशिएट करवा दिया है।
दूसरा आपके जो शूटर की तैनाती है वो हो गई, शूटिंग की परमिशन हमें मिल गई चीफ फाइटर वार्डन से, और उसके लिए यहाँ पे एक शूटर तैनात करवाया हुआ है, एक और कल तक पहुंच जाएंगे, और शूटिंग का ऑर्डर हो गए तो उसका कार्रवाई जारी है। नहीं, सरकारी नौकरी का ऐसे नहीं दे सकते हैं हम, मतलब उनको जो भी उनकी बहन है शायद उनकी जो मांग रहे थे, तो आश्वासन दिया हुआ है, मतलब प्रयास रहेगा कि उनको हम किसी तरीके से सहायता कर सकें, बट नौकरी का आश्वासन तो नहीं दे सकते हैं। जी, वहाँ पे फॉरेस्ट की टीम है और तब तक रहेगी जब तक शूटिंग ना हो जाए। जी, काफी दुखद था। वो एक डिपेंडेंट जो है, फैमिली पे डिपेंडेंट लोगों के लिए काफी दुख की भी बात है कि उनके सोल ब्रेड विनर जो हैं उनको इस अनफॉर्चुनेट घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। वन विभाग की टीम इनको जो भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो तत्काल हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक लॉस को कोई उसको पूरा नहीं कर सकता है, बट फिर भी, और इसके अतिरिक्त जो इनके डिमांड है उन पे भी डीएम मैडम के समझ भी रखा गया था, और इसमें कुछ एश्योरेंसेस भी दी गई हैं। इसमें जो भी हो सकता है विभागीय प्रक्रिया के अनुसार वो उनको मदद दी जाने का प्रयास किया जाएगा, और उसके अतिरिक्त भी फैमिली को कोई भी अगर हेल्प की जरूरत है तो वन विभाग की टीम उसमें हेल्प करने का प्रयास करेगी। देखिए, ऐसा है कि आक्रोश तो बिल्कुल जायज है। जायज इस तरह से है कि देखिए, किसी का भी कोई मारा जाएगा तो वो कितना आक्रोश होगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं पौड़ी के, इनको बहुत बार यहाँ पे घटना हो चुकी है, इन्होंने अपनी तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। हमने इनको बहुत बार रिपोर्ट कर लिया, इन्होंने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। उस परिवार की, जो मृतक का परिवार है, उनकी संविदा पे क्षति नहीं हुई, उनकी परमानेंट क्षति हुई है, और उस परिवार को जो नौकरी दी जाए उसके मेंबर को वो परमानेंट ही दी जाए, संविदा पे नहीं। संविदा पे आज उन्होंने लगाया, कल किसी कोई ब्लेम लगा के और वो बाहर निकाल देते हैं, वो भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है हमारी प्रार्थना है हमारे पूरे गांव की कि परमानेंट सर्विस दी जाए परिवार के लिए, और हम विधायक जी से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो है, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, डीएम साहिबा, एसडीएम, सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, और वन विभाग में ही दी जाए, जिससे उसको जो है पता चलना चाहिए कि यार इस वन विभाग में कितने कर्मचारी हैं और कैसे कैसे काम कर रहे हैं। वो अपने विधायक जी को भी बताएगा और वो करेगा। हम सरकार से ये मांग है हमारे की माँ को पिंजरे पे पकड़ो और जनता के सामने मारो, ये नहीं कि यहाँ से वहाँ छोड़ो और वहाँ से वहाँ छोड़ो। किसी हमको उसका पैसा भी नहीं चाहिए, पैसे देखने हैं उसका, जब उसका आदमी नहीं है पैसे से क्या करेंगे वो, उस बात को पकड़ो और हम जनता के सामने मारो। और ये विधायक जो भी आ रहे थे एसडीएम, उसको अभी जाने मत दो यहाँ से। हम कभी नहीं मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में जमन यूँ वोट दे, यो अमन वोट होता है ऐसा नहीं, यूँ हमारे किम भी सुरक्षित नहीं करी, हमारे गौड़ी बागन मनी अटैक करी ब्याह, हमारा खांडी सेना ये नो नहीं पर खुद में पे करी बागन अटैक, हमन यूँ प्रशासन यूँ को जंगलात लोग बोली ब्याह हम खुद उल्टा बोना कि वह तुम बलिया लावारिस छोड़िया बोला बड़ी गाय बन लावारिस, जब हमारे 20 से 30 हजार गाय लगी तो कन छोड़ी बोले हमारे लावारिस। हल्द्वानी बेस अस्पताल में 4 साल के बंद आईसीयू फिर शुरू हो गया है। बता दें कि जिसमें 9 बेड की सुविधा है। वहीं उद्घाटन जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। आईसीयू में 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर और अनुभवी नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहेंगे। इससे हल्द्वानी और आसपास के गरीब व जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। मंगलौर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए रोडवेज के सामने और कपूर हॉस्पिटल वाले कट को ट्रैफिक पुलिस द्वारा बार बार बंद किए जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। कट बंद होने से बंगलौर और रुड़की आने जाने वाले वाहनों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। इसी मुद्दे को लेकर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कट बंद किए जाने का कड़ा विरोध जताया। विधायक का कहना है कि कट बंद होने से आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए
ट्रैफिक सीओ संजय चौहान ने भी मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क को किसी भी स्थिति के अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए रणनीति के तहत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की बात भी कही। विधायक काजी निजामुद्दीन ने यह भी बताया कि इस संबंध में उनकी ट्रैफिक सीओ से विस्तृत वार्ता हुई और जल्द ही ट्रैफिक से जुड़े नए नियम लागू किए जाएंगे ताकि जनता को राहत मिल सके। हो गई को लेकर और क्या आज निर्णय लेने वाले आप? नहीं देखिए, माननीय विधायक जी ने हमको बुलाया था आज, तथा बगलों की जरा व्यवस्था देखने, तो मैं इसलिए आया था। अब आप देख रहे हैं कि शाम का समय है, तो थोड़ा सा मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि एक तो यातायात के नियमों का पालन करें। हम अपने कर्मचारियों को भी ड्यूटियां बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं बड़ा कंजेस्टेड है, अगर आप थोड़ा कैमरा घुमाएं तो देखेंगे रॉन्ग साइड से भी बहुत सारी गाड़ी आ रही है। तो उसका कारण क्या है कि हम चाहते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से कि मेरा घर पास में, मैं इधर से निकलता हूँ कट मार कर। उससे क्या होता है, जब हम रूल फॉलो नहीं करके जाम लगता है। तो जो व्यवस्था बनी है उसको कहीं ना कहीं हमें और मजबूत करना पड़ेगा। ट्रैफिक सीओ हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं। रात मेरी एसएसपी हरिद्वार से काफी लंबी बात हुई कि ये कट मंगलौर में बंद कर दिया जाता है, ये कोई हल नहीं है। यहाँ पर मैन पावर बढ़ाएं, यहाँ पर जवान कांस्टेबल जितने भी हो, होमगार्ड हो, कुछ भी हो, ट्रैफिक पुलिस हो, यहाँ पर बढ़ाएं और थोड़ा थोड़ा पीछे ट्रैफिक रोकते हुए यहाँ पर रेगुलेट करें। लाल बत्ती लगाने को कहें तो हम लाल बत्ती हम लगवा देंगे, नगर पालिका लगा देगी, हम लगवा देंगे, लेकिन मंगलौर को दो हिस्सों में पूरब और पश्चिम में ना बांटा जाए। और अगर कट बंद करना हल है तो आप देखिए कट बंद करने के बाद भी ट्रैफिक बदस्तूर जाम है, तो फिर इसके मायने कट बंद करने से भी ट्रैफिक सही नहीं हो रहा। तो इसको तो रेगुलेट करने की जरूरत है। यहाँ पर मैन पावर बढ़ाई जाए, पुलिस के जवान यहाँ पर बढ़ाए जाएं और उनको ट्रेन तरीके से कि दूर दूर रोक, इधर से मंगलौर की तरफ से आने वाला, रुड़की की तरफ से या दिल्ली की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को सही स्थान पर रोका जाए और टाइमली उसको छोड़ा जाए और रेगुलेट करेंगे ट्रैफिक को तो सही चलेगा। अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे तो ये जाम लगा ही रहेगा। कांग्रेस देश भर में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान चला रही है। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण कर रही है और दलित पिछड़े वर्गों के अधिकारियों पर हमला कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संविधान की हत्या हो रही कार्यकर्ता बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं और जनता के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप जानते हैं इसकी मुझे पता है कि क्यों आवश्यकता पड़ी। आज सही मायने सब इसलिए पड़ी कि जो वर्तमान में सत्ता में जो काबिल हो, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, वो लोग संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। लगातार वैसे काम कर रहे हैं जो हमारी संविधान संस्थाएं उसे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। वो ऐसे काम कर रहे हैं जो आम आदमी की जो जरूरतें हैं उनको दबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज जो सही मायने जो संविधान का जो पहलू था, संविधान के जो सही मायने जो तथ्य थे, उसको तोड़ने मरोड़ने काम कर रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र बचेगा, वोट का अधिकार, जो एक वोट का अधिकार हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया है, वो अधिकार बचेगा। तो इसलिए जो आज की गोष्ठी है, ये बहुत सम्मेलन है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत बुनियादी बातें उठ करके सामने आई है। मैं सम्मेलन के आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। केवल ऐसे ही नहीं है कि संविधान देश में खतरे में है, बल्कि संविधान वास्तव में खतरे में है। क्योंकि जब संविधान सभा को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सौंपा और संविधान सभा के अंदर चर्चा शुरू हुई, तो 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3 चिंताएं जाहिर की थी और वो जो 3 चिंताएं थी आज सच साबित हुई। वो चिंता क्या थी? पहली चिंता कि जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से भी ऊपर मान लेंगे, उस दिन भारत अपनी आजादी खो देगा। दूसरी उन्होंने चिंता जाहिर की थी जिस दिन भारत के लोग अंधभक्ति में किसी नेता की भक्ति में लीन हो जाएंगे और वो नेता उन्हीं के अधिकार छीनना शुरू कर दे और संविधान के खिलाफ आचरण करके संविधान के खिलाफ कानून बनाना शुरू कर दे।
आपके ही अधिकारों का हनन करने लगे, उस दिन भारत के लोग उसके बाद भी अगर कानून के खिलाफ काम करने के बाद भी उस नेता के प्रति अंधभक्त रहेंगे, उसकी भक्ति में लीन रहेंगे, उसका गलत आचरण का भी विरोध अगर नहीं करेंगे, संविधान के खिलाफ काम करने का भी अगर विरोध नहीं करेंगे, उस दिन भारत के लोग संविधान में दिए गए अपने अधिकारों को खो देंगे। और 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का संविधान वक्त चले छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये है उत्तराखंड, जहां प्रकृति का हर रंग, हर मौसम जीवन को संवारता है। अब यही धरती अपने सपनों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। देहरादून से बेंगलुरु तक एक नई उड़ान जो जोड़ रही है सपनों को अवसरों से, यात्राओं को नई दिशा से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से अब हर छात्र, हर उद्यमी, हर परिवार सीधे देश की तकनीकी राजधानी से जुड़ सकेगा। देहरादून अब सीधे जुड़ चुका है देश के बड़े महानगरों से। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और अब बेंगलुरु। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। पिथौरागढ़, चिन्यालीसौर, गौचर और नैनी सैनी जैसे क्षेत्रीय हवाई अड्डे अब दूरस्थ इलाकों को जोड़ रहे हैं। पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं की नई पहचान बनेगा। इन हवाई सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौर, हल्द्वानी, नवसारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। हम गरीबगंज एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये उड़ान सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, ये जोड़ती है सपनों को। पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, निवेश को मिलेगी ताकत और व्यापार को मिलेगा विस्तार। छात्रों के लिए खुलेंगी नई राहें, उद्यमियों के लिए बनेंगे नए बाजार, परिवारों के लिए बढ़ेगी आत्मीयता की दूरी। आइए मिलकर बनाएं एक ऐसा उत्तराखंड जहां हर सपना ऊंचाई छुए, हर यात्रा सहज बने, हर लक्ष्य साकार हो। उत्तराखंड, अवसरों की नई उड़ान, विकास की नई पहचान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में जिला प्रशासन द्वारा समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में दिव्यांग और वृद्धजनों को दैनिक जीवन में उपयोगी सहायक उपकरण उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 11 दिसंबर तक विभिन्न स्थानों पर वृहद शिविर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि शिविरों में पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराया जाएगा। स्कीम है वयोश्री और एडीपी योजना। वयोश्री में जो वृद्धजन होते हैं 60 वर्ष से अधिक के, और एडीपी योजना में दिव्यांगजन जिनके पास यूडीआईडी कार्ड होता है, हैंडीकैप सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड सबके पास रहता है। तो उनके लिए भारत सरकार ने सहायक उपकरण
सिर्फ इस समय दांत नहीं है, पूरा दांत का सेट नहीं है और चश्मे नहीं है। उसके अलावा जितने भी सहायक उपकरण हैं वो निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। लेकिन ये पहले भारत सरकार उनका परीक्षण करती है कि इनको क्या चीज चाहिए। भारत सरकार का पोर्टल होता है, जैसे आज रायपुर में कैंप है तो उनका वो आज परीक्षण हो जाएगा, भारत सरकार के पोर्टल में अपलोड हो जाएंगे। तो उसके 15 से 30 दिन के अंदर फिर कैंप लगेगा और उनको जो जो सामान है निःशुल्क दिए जाते हैं। तो भारत सरकार का पोर्टल है वो, अच्छा, उसमें उनका ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा? वही करते हैं, स्टाफ करता है। अच्छा, टीम आ रखी। भारत निर्वाचन आयोग के जारी किए गए दिशा निर्देश के बाद अब उत्तराखंड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरू कर दी गई है। इस चरण में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जो है प्रारंभिक तैयारियां की जाएगी। साथ ही एसआईआर के दौरान मतदाताओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसको देखते हुए हर एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश होगी, जिस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अलग अलग सालों में 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण और कार्यक्रम पूरे और देश में संपादित किया है। ये मैं बताना चाहूंगा, इसलिए हम अभी से तैयारी किया है, क्योंकि उस टाइम पे हमको थोड़ा टाइम जो भी मिलेगा उससे अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर ले। अभी हमने अभियान शुरू किया है कि हर रोज एक पन्ना, मतलब लगभग 30 वोटर से हर रोज संपर्क करेगी बीएलओ, ठीक है, विच इज वेरी इजीली डूएबल। एक पन्ने में 30 वोटर्स होता है। ऐसा करने से हमारा 1 महीने में वो बीएलओ सारी वोटर से संपर्क कर सकती है। बस इसमें मेन यही देखना है कि हमारा वोटर यहाँ पर उपस्थित है या नहीं, क्या हुआ है। मोबाइल पे ही, आज की तारीख में तो कोई कागज तो लेना नहीं किसी से, ठीक है। बस ये अभियान जब शुरू होगा उस समय ये नाम कुछ पैनिक टाइप की सिचुएशन ना बचे, इसलिए हमने अभी से बोला है कि भाई आप आपकी उनसे बात कर लीजिएगा। आपकी शिफ्टेड वोटर्स में हमने ये बोला है कि 30 मतदाताओं से संपर्क करेगी। पेज में 30 है, ऑलरेडी उन्होंने लगभग मुझे लगता है कि 7% लोगों से ऑलरेडी संपर्क कर चुका है। तो मात्र बचे 30% लोगों, 40% लोगों से उनको संपर्क करना है। आने वाली 30, अभी तो 2-3 महीने टाइम है हमारे पास आने के लिए। कोई ऐसा प्रेक्षण हम बताना चाह रहे थे कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एसआईआर की गतिविधि होती है, विशेष सघन पुनरीक्षण, तो इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में पहली बार नहीं हो रही है। इसमें 2052 से लेकर 2003 तक कई बार ये इंटेंसिव रिवीजन हुआ है और शुरुआती सालों में हर 5 साल में रिवीजन होता रहा। बीच के सालों में 2003 के बाद में हमारे राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ है, तो एक लंबा अवधि बीत जाने की वजह से एसआईआर करने का आवश्यकता पर निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी दिशा में हम लोगों ने अभी कार्रवाई प्रारंभ किया हुआ है। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है, देहरादून में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में था ही। नमस्कार।